नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। दुनिया की हर कोने की जो जंग की आहट है वो हम आपको बताते हैं। मिसाइलों की गरज, कहीं ड्रोन की भनभनाहट और कई मोर्चों पर है बारूद की धमक जो लगातार बढ़ रही है। महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हैं, तनाव गहराता नजर आता है। बस एक चिंगारी और पूरे इलाकों को आग में तब्दील कर सकती है। कहीं शहर राख हो रहे हैं, कहीं बच्चे, अस्पताल, घर बर्बादी की चपेट में हैं और कहीं सरहदें उन आदेशों का इंतजार कर रही हैं जो अगले पल जंग छेड़ सकते हैं। आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे आखिर कौन सा मोर्चा जल रहा है, कहां खतरा सबसे ज्यादा बड़ा है और दुनिया किस नई तबाही की तरफ बढ़ रही है। आज की दुनिया जो 3 मोर्चों पर 3 अलग अलग दिशाओं में लेकिन एक ही चीज से जुड़ रही है, वो है जंग। आपको हम दिखाते हैं 3 बड़ी तस्वीरें जो सामने आई हैं आक्रमण में युद्ध के मैदान से। आज जिन पर बात करेंगे, यूक्रेन से आई खबर, जहां रातें अब अंधेरी नहीं बल्कि धमाकों की चमक से जगमगा रही है। कीव, खार्किव, लुहांस्क, तीनों शहर में आसमान से बरस रहे हैं ड्रोन और मिसाइलों के हमले। हर उड़ता साया, हर आवाज लोगों के लिए डर बन चुका है। घरों में आग, सड़कों पर खामोशी और बचाव टीमों की दौड़ भाग साफ तौर से बताती है कि रूस ने नए सिरे से हाई इंटेंसिटी अटैक मॉड्यूल भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन के भी बड़े दावे हैं, आखिर क्या है वो आपको बताएंगे। जो दूसरी तस्वीर आई वो है इजराइल गाजा के बीच तनाव की। युद्ध विराम के बाद भी हालात बिल्कुल नहीं बदले, शांत नहीं हो पाए। इजराइल के नए एयर स्ट्राइक और निचले इलाकों में उठता काला धुआं बताता है कि संघर्ष फिर से अब उस मोड़ पर पहुंच गया जहां पर हर घंटे भारी हैं। दावा है कि हालिया हमलों में कई नागरिकों की मौत हो गई है और अस्पतालों पर भी दबाव है। और जो तीसरी तस्वीर नजर आई वो तो सबसे ज्यादा गंभीर है। जी हां, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। हिजबुल्लाह की फॉरवर्ड यूनिट्स अलर्ट पर है, मिसाइलें एक्टिव हैं। इजराइल ने अपने उत्तरी कमांड में भारी तैनाती कर दी है। ड्रोन, टैंक, आर्टिलरी मूवमेंट, ये सभी इशारे कर रहे हैं कि टकराव अब बस एक गो सिग्नल दूर है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि अगर ये मोर्चा फूटा तो इसका असर सिर्फ सीमा तक नहीं बल्कि पूरा मध्य पूर्व हिलेगा। ये जंग की 3 तस्वीरें, यूक्रेन से गाजा तक, लेबनान से इजराइल तक, एक एक तस्वीर बारूद की चिंगारी को दर्शाती है और दुनिया उम्मीद लगा रही है कि आग किसी बड़े विस्फोट में ना बदल जाए। कई तरह के अलग अलग संकेत है, आगे विस्तार से मैं बताऊं, लेकिन शुरुआत करूंगी इस समय की बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण में वॉर ब्रेकिंग युद्ध के मैदान से। अटैक कर दिया है। ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर हमला किया गया। हमले से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। जी हां, इस समय की जो बड़ी खबर है जंग के मैदान से आई, यहां पर यूक्रेन ने क्रीमिया पर विध्वंसक अटैक किया और अटैक किस तरह का वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीरें, ये विध्वंसक हमले की तस्वीर है जहां पर सिर्फ इमारतें जल रही हैं, झुलस रही हैं, धुआं उठ रहा है दूर दूर तक। पूरा का पूरा इलाका किस तरह के हालात हैं, यहाँ पर सिर्फ भगदड़ है। ये टीवी स्क्रीन पर आपको दूर से ही सिर्फ धुएं का गुब्बार नजर आता है और यहाँ पर कुछ भी फिलहाल नजर नहीं आता। देखिए ये तस्वीर आपके सामने, ये लुहांस्क की तस्वीर है। बताया जाता है कि रूस की तरफ से किया गया ये हमला किस तरह का घातक था, कितना जानलेवा था। और इस दौरान यहाँ पर सिर्फ रात के अंधेरे में उठती लपटें और काला धुआं रात के अंधेरे को और भी ज्यादा गहरा देता है। जिस तरह से बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आई वो साफ तौर से बताती है कि किस तरह से यूक्रेन ने क्रीमिया पर विध्वंसक अटैक किया। ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर हमला था। हमले से रूस को बड़ा नुकसान होने की भी खबर सामने आई है। इस तरह के कई हमले एक एक करके और भी ज्यादा स्थिति को गंभीर कर देते हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन पर तो यूक्रेन की तरफ से रूस पर भी बड़े जवाबी हमले किए जा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमला करके आखिर कितना नुकसान पहुंचाया और इन किन साइट्स पर सीधे सीधे चोट पहुंचाई है। दरअसल ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर यूक्रेन का बड़ा अटैक सीधे सीधे नजर आया। शाहिद ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का बड़ा प्रहार यहां पर नजर आता है। दक्षिणी क्रीमिया के कैप चौड़ा में बड़ा हमला हुआ है। शाहिद के अलावा कई दूसरे ड्रोन की लॉन्चिंग साइट पर भी हमले की जानकारी है। अब समझिए कि आखिर ये हमला क्यों हुआ। शाहिद ड्रोन से यूक्रेन में लगातार अटैक होते हैं। शाहिद ड्रोन हमले से यूक्रेन में जमकर तबाही नजर आई है और सबसे ज्यादा हमलों में शाहिद ड्रोन का ही इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया।
ईरान की मदद से रूस ने दरअसल शाहेद ड्रोन तैयार किया, इसीलिए अब ये सीधे शाहेद ड्रोन को ही पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। और यही एक वजह है कि जिस तरह से यहाँ पर हमला किया गया है उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है। और आने वाले वक्त में ये अदावत, ये नाराजगी और बढ़ती हुई नजर आएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं आक्रमण की एक और बड़ी युद्ध की जंग के बीच रूसी सेना को बड़ी बढ़त मिली है। यूक्रेन के एक और इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। जी हां, बताया जा रहा है रूस ने नियंत्रण किया है क्रास्नोयार्स्क शहर पर। पूरी फ्रंटलाइन पर रूस ने नियंत्रण कर लिया है। पुतिन ने खुद एक तरह से कब्जे का ऐलान किया है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यूक्रेन के कई इलाके धीरे धीरे अब हाथ से जाते हुए ज़ेलेंस्की को नजर आते हैं। देखिए, ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये सीधे हैं किस तरह से रूस की सेना आगे बढ़ती जा रही है। हाथ में रूस का झंडा और रूस की सेना हाथ में रूस का झंडा लेकर यहाँ पर लहराती नजर आती है। और ये जो धरती है ये कभी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करती थी। ये शहर है क्रास्नोयार्स्क और ये शहर हुआ करता था कभी रूस का, लेकिन अब माफ कीजिए यूक्रेन का, लेकिन अब ये रूस के कब्जे में आ चुका है। रूस के वर्दीधारी रूस का झंडा लेकर ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि एक और इलाका अब यूक्रेन के हाथ से चला गया। एक और इलाका यूक्रेन का आ चुका है सीधे सीधे रूस के हाथ में। देखिए, रशिया की जो सैनिक वर्दी में आपको नजर आ रहे हैं, ये आगे बढ़ते हैं और बाकायदा रशिया का झंडा यहाँ पर दर्शाते हैं। ये कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ाते हुए नजर आते हैं। पूरी फ्रंट लाइन पर रूस का एक तरह से नियंत्रण यहाँ पर नजर आ रहा है। रूस के ड्रोन और मिसाइलें हमलों से यूक्रेन के कई इलाके कांप रहे हैं। कीव कांप रहा है। यूक्रेन की रातें अब सिर्फ रातें नहीं रही, ये मौत का साया बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों से रूस ने जिस रफ्तार, जिस आक्रामकता और जिस उग्र रूप में हमला किया, उससे कीव को जंग के मैदान में बदल दिया है। ऊपर आसमान में उड़ते ड्रोन, नीचे इमारतों में भड़कती आग और हर कुछ मिनट में होने वाला धमाका, ये साफ संदेश है कि पुतिन पीछे नहीं हटने वाले। यूक्रेन के अलर्ट सिस्टम लगातार चीख रहे हैं, लोग बंकरों में छिपे हैं और रूस की रणनीति साफ है। कीव को झकझोर दो, मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा दो और जंग को अगले खतरनाक मोड़ पर ले जाओ। ये हमले सिर्फ हमले नहीं, ये रूस की नई जंग नीति का एक तरह से ऐलान है। कीव, खार्किव, लुहांस्क, यूक्रेन के 3 बड़े शहर, तीनों में खौफ, डर और दहशत से भरी रातें हैं और तीनों शहरों के ऊपर मंडरा रही है मौत की परछाई। पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन में रातें सुकून की नहीं, सिहरन की हो गई हैं। आसमान में उड़ता हर साया अब लोगों को दहशत में डाल देता है, क्योंकि ड्रोन है या मिसाइल ये कोई नहीं जानता कब कौन सी चीख बनकर शहरों पर टूट पड़े। कीव, जो कभी तेज रफ्तार से भागता था, जहां जिंदगी ठहरती नहीं थी, वो आज थमा हुआ सा है, पंगु पड़ा है। रूस की ओर से शुरू हुआ मिसाइल और ड्रोन अटैक अब कीव से आगे बढ़कर खार्किव, लुहांस्क और सूमी तक फैल चुका है। कीव की जमीनी तस्वीर क्या है देखिए। 9 मंजिला इमारत पर ड्रोन का हमला, रात के अंधेरे में अचानक हुआ प्रहार और कुछ ही सेकंड में इमारत का बड़ा हिस्सा आग की लपेटों में घिर गया। चीखें थी, राख में बदलते घर थे और अंधेरे में उड़ता रूसी ड्रोन जो एक एक वार करके शहर को झकझोर रहा था।
दमकल टीमें कड़ी मशक्कत के बाद 150 से ज्यादा लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हुई, लेकिन जिस लय में रूसी हमला कर रहा है, ये साफ है कि पुतिन की फौज अब पहले से कहीं ज्यादा घातक मोड में है। यानी क्लस्टर बम, आर्टिलरी स्ट्राइक और हवा में उड़ते घातक ड्रोन कीव को हिला रहे हैं। रूस की रणनीति साफ है। कीव पर बार बार प्रहार करके ज़ेलेंस्की सरकार को घुटने पर लाने की कोशिश है, लेकिन ये रूस का सिर्फ प्लान ए नहीं है। मामला इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि पुतिन का प्लान बी पूर्वी यूक्रेन को आग में झोंकने का है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस ने नई लाइन खोल दी है। सुमी कल तक अगला निशाना बना। रूसी ड्रोन की बरसात, चारों तरफ विस्फोट और कुछ ही मिनटों में बिजली, पानी, कम्युनिकेशन सब ठप हो गए। सुमी अंधेरे में डूब गया और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर रूसी सेना घुसपैठ की कोशिश में आगे बढ़ी। लेकिन यहाँ कहानी पलटी है। यूक्रेन ने जवाब में ड्रोन का तूफान छोड़ दिया। रूस की घुसपैठ टुकड़ी पर यूक्रेनी कामिकोज ड्रोन टूट पड़े। धड़ाधड़ धमाके और रूस की एक पूरी यूनिट जमीन पर बिखर गई। दुनिया पहले ही मान चुकी है कि ड्रोन वॉरफेयर का नया बादशाह यूक्रेन है। छोटे छोटे एफपीवी ड्रोन घरेलू वर्कशॉप में तैयार, लेकिन सटीक निशाना और सीधे टैंक, बंकर, आर्मड व्हीकल पर वार। रूस की फौज को सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं ड्रोन से हो रहा है। यूक्रेन का दावा है कि सिर्फ 7 दिन में 1400 ड्रोन अटैक किए गए, 1100 से ज्यादा बम बरसाए गए, 70 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर गिराई गईं। यानी हर 20 मिनट में एक धमाका, हर घंटे एक नया मोर्चा और हर दिन युद्ध का नया अध्याय खुल रहा है। और अब एक बड़ी वजह है जिससे दुनिया कह रही है कि पुतिन लंबा युद्ध लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि रूस के नए बजट पर पुतिन ने साइन कर दिए हैं। एक ऐसा बजट जो सैन्य खर्च में साल 2022 की तुलना में 2 गुना ज्यादा है। मतलब ये है, रूस पीछे हटने वाला नहीं है, आगे बढ़ने आया है। और ये हमला सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं है, शहरों में भी मौत का साया मंडरा रहा है। पोक्रोवस्क में रूसी मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। लोग सदमे में हैं, सड़कें खाली हैं और अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ नीपर में यूक्रेन का हथियार स्टोर रूसी ड्रोन अटैक में तबाह हो गया। आग के गोलों में बदलता गोदाम, लगातार होते धमाके और आसमान में उड़ता धुएं का पहाड़। यानी रूस का संदेश साफ है कि यूक्रेन जहां भी हथियार छुपाएगा, रूस वहीं वार करेगा।
लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू है यूक्रेन का गुस्सा, उसकी तैयारी और उसके ड्रोन की धार। रूसी पोस्ट और रूसी बंकर ड्रोन अटैक की बरसात में ईंट से ईंट कर दिए गए। एक एक बंकर हवा में उड़ गया। कई रूसी सैनिक घायल हुए, कुछ यूनिट पूरी तरह टूट गई। और अब युद्ध को नया मोड़ देने वाला कदम है यूक्रेन नेटो की ड्रोन डील। नेटो अब यूक्रेन को लंबी दूरी वाले ड्रोन, हाई पेलोड अटैक ड्रोन और स्टील्थ सर्जिकल ड्रोन मुहैया कराएगा। यानी यूक्रेन को ड्रोन सुपर पावर बनाने की तैयारी चरम पर है। इतना ही नहीं, यूक्रेन अब फ्रांस से भी बड़े पैमाने पर हथियार खरीदेगा। फ्रांस की आर्मी ग्रेड यूएवी, लंबी दूरी की मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और फ्रेंच टेक्नोलॉजी वाले हाइपर प्रिसीजन वार इक्विपमेंट सब यूक्रेन की झोली में डाला जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि नेटो को पता है कि अगर यूक्रेन इस जंग में कमजोर हुआ तो रूस की भूख यही नहीं रुकेगी। और इसी रणनीति के तहत फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन एक एक करके यूक्रेन को हथियारों का पहाड़ दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि युद्ध रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मैदान में दोनों ताकतों ने अब लॉन्ग वॉर मोड ऑन कर दिया है। रूस भारी बजट, भारी सेना, भारी हथियारों के साथ आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन नेटो ड्रोन फ्रेंच फ्यूल के साथ जवाबी तूफान छोड़ रहा है। कीव की रातें कांप रही हैं, खार्किव में अलार्म बज रहे हैं, लुहांस्क में धुएं के बादल तैर रहे हैं, सुमी में बिजली पानी ठप है और मोर्चे पर ड्रोन, मिसाइल, तोप सब चीख रहे हैं। जंग ने अब अपना सबसे खतरनाक चेहरा दिखाना शुरू किया है। यूक्रेन और रूस की इस जंग में अब सिर्फ गोलियां नहीं, रणनीतियां यानी ड्रोन, दूर तक मार करने वाली मिसाइलें लड़ रही है। और एक बात तय है, ये जंग अभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि कीव, रूस, नेटो, फ्रांस सभी अब इस युद्ध को एक टेक्नोलॉजी वार जोन बना चुके हैं। और जब जंग टेक्नोलॉजी की बन जाए तो उसका अंत गोली से नहीं बल्कि शक्ति संतुलन से होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और अब जंग से जुड़ी हुई समय की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, फ्रंट लाइन पर फिर से राष्ट्रपति पुतिन पहुंच चुके हैं। जी हाँ, जंग से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर है। फ्रंट लाइन पर फिर पहुंचे हैं राष्ट्रपति पुतिन। आपको बता दें, मिलिट्री यूनिफॉर्म में पुतिन सीधे सीधे नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें जब आप देखेंगे, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन आपको रशिया की वर्दी में नजर आ रहे हैं। और देखिए, मिलिट्री यूनिफॉर्म में सीधे सीधे पुतिन नजर आ रहे हैं। कमांड पोस्ट में तैनात अफसर से उन्होंने मुलाकात की। सैन्य अफसरों के साथ में पुतिन की बाकायदा मीटिंग भी हुई। और ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से एक्टिव मोड में व्लादिमीर पुतिन सीधे सीधे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और बाकायदा ये जानकारी ली जा रही है कि फिलहाल यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसमें रशिया की किस तरह की भूमिका है, कहां तक उनकी पोजीशनिंग है, यूक्रेन के किन किन इलाकों को एक तरह से अपने कब्जे में ले चुकी है रूसी सेना। और अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि भारत दौरे से ठीक पहले पुतिन ने सेना के बड़े अफसरों को आखिर क्या निर्देश दिए और ये मीटिंग आखिर क्यों थी, क्या था। जंगी मोर्चे पर व्लादिमीर पुतिन जब नजर आते हैं और ये भारत दौरे से पहले उनकी बैठक थी, तो कई मायनों में ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। समझिए, पुतिन ने बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ में बैठक की और पुतिन का एक तरह से प्रोवस्क और वोल्चांस्क पर कंट्रोल का बड़ा दावा इस बीच नजर आया। अमेरिकी दूत से मुलाकात में प्रोकोवस्क और वोल्चांस्क मुद्दा गंभीर रहने वाला है, ये भी इससे स्पष्ट हो जाता है। यूक्रेन के कई इलाकों पर सीधे सीधे कब्जा कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यह आक्रमण में वॉर ब्रेकिंग। बड़ी खबर यह है कि तुर्की ने भी यूक्रेन को बड़ी चेतावनी दे दी है। जी हाँ, ब्लैक सी अटैक पर तुर्की भड़क उठा है। आर्थिक क्षेत्र पर हमला अस्वीकार है, ये सीधे सीधे कह चुका है तुर्की। हमारे क्षेत्र में हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, सैन्य शक्ति से इसका पुरजोर जवाब भी दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए, दरअसल जिस तरह से अभी हाल ही में बड़ी तस्वीर ब्लैक सी में नजर आई थी, यूक्रेन की तरफ से रशिया के फ्लीट टैंकर्स पर अटैक किया गया था और उसकी बड़ी तस्वीर अब यह है कि वो ब्लैक सी का जिस इलाके में ये पूरा अटैक हुआ और युद्ध की तस्वीर नजर आई, वो तुर्की कहीं ना कहीं उस बात से और भी ज्यादा भड़क चुका है। कहा कि जिस रूप में यहाँ पर ये पूरा हमला हुआ वो आर्थिक क्षेत्र था और आर्थिक क्षेत्र पर हमला बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ तक कि तुर्की की तरफ से ये बड़ा धमकी दी जा चुकी है कि अब इसका जवाब सैन्य शक्ति से दिया जाएगा। तो आने वाले वक्त में यूक्रेन अलग अलग मोर्चों पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर गुस्से से क्यों लाल है पुतिन और ज़ेलेंस्की को लेकर आखिर क्या कहा गया है, वो भी आपको समझना चाहिए। दरअसल टैंकर पर जिस तरह से हमला हुआ, उस हमले से ना सिर्फ पुतिन, तुर्की भी सीधे सीधे नाराज यहां पर नजर आता है। ब्लैक सी में यूक्रेन ने दरअसल बड़ा अटैक किया था, तुर्की के तट के पास में ये बड़ा हमला किया था। तुर्की की संप्रभुता का एक तरह से खुला उल्लंघन यहाँ पर सीधे नजर आता है। बताया जा रहा है कि जिस रूप में तेल के टैंकर पर अटैक किया, वो नोवोरिस्क एक तरह से जा रहा था, रूस के ये तेल टैंकर्स, और इसी दौरान उस फ्लीट पर सीधा बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने हमला किया और उसे रूस ने इसे आतंकी कार्रवाई बताया है। वहीं रूस ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है यूरोप की तरफ से, इस पर यह बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो तुर्की का गुस्सा, उसके बाद में पुतिन का गुस्सा, ये सीधे सीधे बड़े स्तर पर नजर आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गाजा में तबाही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। सीजफायर के दावों के बावजूद फिर वही मिसाइलों की धमक, फिर वही बमों की बारिश और गाजा की जमीन एक बार फिर खून और मलबे से ढकी हुई है। हर धमाके के बाद उठता धुआं, हर चीख के बाद फैलती खामोशी, ये बता रही है कि गाजा आज भी जंग के सबसे भयावह मोर्चे पर खड़ा है। घर टूट रहे हैं, शहर राख बन रहे हैं और मासूमों के शव फिर अस्पतालों में लाइन बनाकर रखे जा रहे हैं। दुनिया शांति की बात कर रही है, लेकिन गाजा में जमीन की सच्चाई यह है कि मौत लौट आई है और बर्बादी चीख रही है। Ama şaba gelebilirdi.
गाजा एक नाम, लेकिन असलियत में एक नरक। वो सीज फायर जो कागजों पर हुआ था, वो उम्मीदें जो जगी थी और वो राहत जो चाहिए थी, उसे फाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जमीन पर अभी भी वही मिसाइलें गिर रही हैं, वही धमाके हो रहे हैं, वही मौत फैल रही है, और सबसे दर्दनाक वही इंसान जिसकी कोई गलती नहीं। क्योंकि गाजा के आकाश से फिर मौत की बारिश हो रही है। हाँ, कुछ हफ्ते पहले एक समझौता जरूर हुआ था, एक सीज फायर, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर था। असलियत कुछ और ही दिखा रही है। उदाहरण है ताजा आंकड़ा। सीज फायर लागू हुए महीनों बाद भी गाजा में 350 से ज्यादा लोग मारे गए। और मरने वालों की संख्या जो शुरुआत में 50 से 60 हजार बताई जा रही थी, वो अब 70 हजार के पार पहुंच गई है। मतलब शांति के डिक्लेरेशन के बावजूद दहशत, मौत, बर्बादी जारी है। सीज फायर हुआ शर्मनाक सीज फायर जो सिर्फ कागजों पर था, क्योंकि जमीन पर अब भी वही बम गिर रहे हैं, वही मिसाइलें आ रही हैं, वही लाशें मिल रही हैं। आज हम आपको दिखाएंगे सीज फायर के झूठे वादों के बीच गाजा की हकीकत और उस नरक का मंजर जिसमें हर रोज जिंदगियां धुएं में बदल रही हैं। एक समझौता हुआ था, एक शांति की डील बनी थी, लेकिन वो डील रुकावट बनकर टूट पड़ी और अब कहानी दो मोड़ ले चुकी है। पिछले हमले में कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाके जो राफा की सुरंगों में बंद थे, उन पर हमला हुआ। कहा जा रहा है कि करीब 40 लड़ाके ढेर हुए और लगभग 200 लड़ाके अब भी सुरंगों में फंसे हुए हैं। लेकिन उन्हें बाहर निकालने का रास्ता बंद कर दिया गया। इसने सीज फायर की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर शांति थी तो ये हमला कैसे हुआ? अगर समझौता था तो सुरंगों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता क्यों बंद किया गया? ये हमला सिर्फ जंग का नहीं, एक धोखे का चेहरा है, और वो चेहरा अब पूरी दुनिया देखने को मजबूर है। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इंसानियत का। 70 हजार से ज्यादा मौतें। वो सिर्फ आंकड़े नहीं, हर मौत की एक कहानी है। एक परिवार है जो बिखर चुका है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, और वो आशाएं जो गाजा के बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए जगी थी, अब राख हो चुकी है। क्योंकि बम गिर रहा है बाजारों पर, पानी और खाद्य वितरण केंद्रों पर, स्कूलों के पास, नागरिक इलाकों में, जहां मासूम लोग भी खड़े थे उम्मीदों के साथ। हर हमले ने न सिर्फ एक इमारत बल्कि इंसानियत को हराकर किसी बेबस, डरती हुई जान पर वार किया है। और ये बमबारी सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। गरीबी, जरूरत, भूख, सब कुछ निशाने पर हो गए। गाजा में पानी, बिजली, अस्पताल, पानी और खाने का इंतजाम सब कुछ ढह गया। सीज फायर आया था, लेकिन मदद का पहिया कभी सही तरीके से नहीं चला। याद रखिए, युद्ध सिर्फ गोलियों, रॉकेट का नाम नहीं है। युद्ध है भूखे बच्चों की चीखें, बंद अस्पताल, बिन दवाई और बेहतर बर्बादी होती जिंदगी। अब जो कहा जा रहा है वो पुनर्निर्माण की बातें हैं। गाजा का भविष्य एक अंतरिम प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल,
और शायद एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की राह। हाँ, कुछ समझौते हुए थे, लेकिन समझौता टूट चुका है। वादा हुआ था, लेकिन बम अभी भी गिर रहे हैं। गाजा का भविष्य कागजों पर लिखा वादा बनकर रह गया है, क्योंकि असलियत आज भी धुएं, बदबू, मौत, बिखरी जिंदगियों से भरी पड़ी है। गाजा अब सिर्फ एक भूगोल नहीं रहा, गाजा बन गया है मौत की चिता। गाजा बन गया है एक चीख, गाजा बन गया है हमारी इंसानियत का दर्द। और अगर हम चुप हो जाएं, अगर हम आंसू पोंछ लें, अगर हम आंकड़ों में खो जाएं, तो मतलब है हमने अपनी संवेदनशीलता खो दी है। लेकिन अगर हम देखेंगे और अगर सुनेंगे, अगर हम आवाज बनेंगे, तो शायद वो बच्चे जिनकी मौतें हुई हैं, उनकी माओं की पुकार, उन बुजुर्गों की बंद सांस कुछ मायने तो रखे। क्योंकि जब इंसानियत मर जाती है तो सिर्फ गाजा नहीं मरता, बल्कि इंसानियत मरती है। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या हम सिर्फ आंकड़ों में जीना चाहते हैं, या उन आंसुओं में, उन चीखों में, उन मिट्टी के ढेरों में, उन बिखरी जिंदगियों में जिंदगी की कोई कद्र देख पाएंगे? गाजा आज फिर जल रहा है, लेकिन उसकी आग सिर्फ वहां नहीं जहां बम गिर रहे हैं। ये आग फैल रही है हमारी संवेदनाओं में, और अगर हमने उसे बुझाया नहीं तो ये आग हमारी मानवता को और भी जला देगी। शांति सिर्फ नाम नहीं चाहिए, हकीकत चाहिए, इंसानियत चाहिए, इंसाफ चाहिए, और सबसे जरूरी याद रखना, क्योंकि जो मरा है वो सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो एक इंसान था, एक कहानी थी, और उसका दर्द हम सबकी जिम्मेदारी है। इजरायली सेना की दलील बिल्कुल अलग है। वो कहती है, हमने हमला सिर्फ उन लोगों पर किया है जो संदिग्ध गतिविधि करते हुए सैनिकों के करीब आ गए हैं। इजराइल का साफ कहना है, हमारे टारगेट सिर्फ आतंकी हैं, न कि बच्चे या आम नागरिक। लेकिन गाजा के अस्पतालों में जो लाशें पहुंच रही हैं, उनमें महिलाओं और बच्चों की तादाद ज्यादा है। यानी बयान कुछ और हकीकत कुछ और है। और अब कहानी का असली ट्विस्ट, दोनों पक्ष एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इजराइल कहता है कि हम पर फायरिंग हुई, इसलिए जवाब दिया। हमास कहता है, हम पर बिना उकसावे के हमले हुए। इजराइल ने सीज फायर तोड़ा। सच कौन कह रहा है, ये समझना मुश्किल है। लेकिन इतना साफ है, सीज फायर सिर्फ कागज पर है, मैदान में आज भी जंग जारी है। तो सवाल वही, जब युद्ध विराम के बाद भी बम गिर रहे हो, जब गोलियां थमने का नाम ना ले, और जब हर दिन नई लाशें उठ रही हो, तो क्या सच में जंग रुकी है, या सिर्फ नाम बदल कर जारी है? क्योंकि गाजा में आज भी धुआं उठ रहा है, मलबा बिखरा है, और मासूमों का खून बह रहा है। और जब शांति के बीच भी मौत गिरने लगे, तो दुनिया को समझ लेना चाहिए, सीज फायर नहीं, एक और धोखे का दौर शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मध्य पूर्व में बारूद फिर से गर्म है। वजह हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की नई धमकी, जिसने इजरायल के राजनीतिक गलियारों से लेकर सैन्य कमांड तक खलबली मचा दी है। नईम कासिम ने साफ कह दिया है कि हमारा खून अगर बहा तो बदला लेकर ही हम दम लेंगे।
इजराइल को सबक सिखाए बिना हम रुकने वाले नहीं हैं। यानी संदेश एक है, अब हिजबुल्लाह सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, जवाबी वार की उल्टी गिनती भी शुरू कर चुका है। और इसी बयान के बाद अब इजराइल की उत्तरी सीमा पर टैंकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ड्रोन गश्त तेज हो गए हैं, सेना हाई अलर्ट पर आ गई है। हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट्स तैयार हैं, इजराइल की एयरफोर्स रनवे पर खड़ी है। यानी हालात ये बताते हैं कि सीमा पर एक चिंगारी और जंग की आग भड़क सकती है। मिडल ईस्ट की धरती, जहां रेत भी बारूद की बू से सन चुकी है, वहां एक बार फिर धधकते लावे की तरह जंग का खतरनाक साया तेजी से फैल रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तनाव, सरहद पर इजरायली टैंकों की तैनाती, सीमा के इस पार और उस पार से उड़ती धमकती चेतावनियां और दुनिया को डरा देने वाला एक सवाल, क्या अब फिर लौटने वाले हैं बारूद, गोले और मिसाइलों की वो डरावने दिन? क्योंकि हालात चीख चीख कर कह रहे हैं कि जंग का बिगुल बस फूंक दिया गया है। हिजबुल्लाह ने वो ऐलान कर दिया है जिसके बाद पूरा इलाका दहशत के साए में खड़ा है। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने घोषणा कर दी है कि तबाही की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन कब, कहां और कैसे, ये फैसला हिजबुल्लाह करेगा। और तब से सीमा पर जैसे मौत का सन्नाटा पसरा है, लेकिन इस सन्नाटे के नीचे लावा उबल रहा है और हर सेकंड पहाड़ सा गुस्सा जमा होता जा रहा है। हमले की शुरुआत वहीं से शुरू हुई जहां हिजबुल्लाह की धड़कन बसती है, दक्षिण बेरूत। आधी रात के सन्नाटे को पहले जेट विमान की गड़गड़ाहट ने चीरा, फिर धमाका इतना जोरदार कि पूरा बैरूत कांप उठा। मलबे के ढेर, टूटी दीवारें और धुएं के बीच हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर तबाही हमले में ढेर हो गया और इसी के साथ हवा में तैर गई हिजबुल्लाह की आग उगलती चेतावनी। हमारे खून का हर कतरा हमारा जवाब होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हिजबुल्लाह बदला किससे लेगा? क्या तबाही पर हुई एयर स्ट्राइक के जवाब में हिजबुल्लाह इजराइल के आर्मी चीफ को निशाना बनाएगा? क्या उनके टारगेट पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कार्ड्स होंगे, या फिर हिजबुल्लाह ने सीधा इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया है? क्योंकि बयान तो साफ है, नईम कासिम कह चुके हैं कि जब जवाब आएगा और जरूर आएगा, लेकिन सबसे खतरनाक खबर ये कि हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स रिजवान यूनिट को ऑपरेशन के आदेश दे दिए गए हैं। यानी सैकड़ों एलिट फाइटर
जो सिर्फ एक ही काम जानते हैं, अदृश्य तरीके से वार करना, अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुके हैं। बॉर्डर पर इजरायली टैंकों की गड़गड़ाहट और हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट्स की तैयारी दिन रात आखिरी जंग की बू बिखेर रही है। लेबनान और इजराइल की सीमा, जहां कभी चरवाहों की सीटी सुनाई देती थी, आज वहां ड्रोन की भनभनाहट है। रडार की बीप है और दोनों तरफ उंगलियां ट्रिगर पर सख्ती से जमी है। टैंकों की चेन सूखी मिट्टी को खरोचती जा रही है और हवा में तैर रहा है युद्ध का वो डर जो कभी भी हकीकत बन सकता है। दावा है कि अगर इस बार लड़ाई भड़की तो सिर्फ एक सीमित झड़प नहीं होगी, ये पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंकने वाली जंग बन सकती है। क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे संगठित और हाईटेक सेनाओं में गिनी जाने वाली इजरायली डिफेंस फोर्स अपने टैंक, ड्रोन, आयरन डोम और मिसाइल सब तैनात कर चुकी है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी मिसाइल इन्वेंट्री मानी जाती है। हजारों रॉकेट, गाइडेड मिसाइलें, ड्रोन आर्म और रिजवान जैसी स्पेशल फोर्स, और इन सब के बीच नईम कासिम का ये बयान जैसे माचिस की तीली है। हमारे कमांडर का खून, युद्ध की नई शुरुआत होगी, यानी तबाही की मौत अब इस दुश्मनी को माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा और खून खराबे वाला बना चुकी है। इजराइल की खुफिया एजेंसियां लगातार चेतावनी दे रही है कि हिजबुल्लाह किसी भी पल बड़ा हमला कर सकता है। रात में सीमा के आसपास असामान्य हलचल, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, आर्टिलरी की तैनाती, इंफ्रारेड सेंसर और एक एक हरकत पर नजर जमाए हुए हैं। नेतन्याहू ने भी अपनी सीमा को किसी भी क्षण ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। हिजबुल्लाह के अंदर भी उबाल चरम पर है। रिजवान यूनिट ट्रिगर मोड में है, मिसाइल यूनिट्स अलर्ट पर है और लीडरशिप बैठक पर बैठक कर रही है। और सबसे खतरनाक बात, जहां जहां हिजबुल्लाह की फॉरवर्ड यूनिट इजराइल की सीमा की तरफ दम सीधे बैठी है, उन्हें आदेश मिल चुका है कि ऑपरेशन जैसे शुरू हो, बिना देरी, बिना दया, फुल पावर। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी उत्तरी कमांड को इतिहास की सबसे भारी तैनाती झोंक दी है। सीमा पर टैंकों की कतार है, तोपों की आवाजाही है, डिविजनल कमांड पोस्टों की हलचल है और आसमान में ड्रोन की पहरेदारी है। युद्ध के मैदान का ट्रेलर दिखा रही है।
मध्य पूर्व की राजनीति आज सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। तबातबाई की हत्या सिर्फ एक कमांडर की मौत नहीं, ये हिजबुल्लाह की इज्जत, बदला और जंग का सवाल बन चुका है। नईम कासिम लगातार कह रहे हैं, अगर इजराइल समझता है कि वो हमें चुप बैठा देगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। और इस चेतावनी के बाद लेबनान इजराइल बॉर्डर मौत के सन्नाटे से भर चुके हैं, वो सन्नाटा जो सिर्फ जंग से पहले आता है। विश्लेषक साफ साफ कह रहे हैं कि अब हालात किसी भी कूटनीतिक कोशिश से निकलने वाले नहीं हैं। बारूद का पहाड़ पहले से ही तरबतर है, बस एक चिंगारी और पूरा इलाका भभकने वाला है। इजराइल ने अपने एयरफोर्स को नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया है। सीमा के आसपास मिसाइल इंटरसेप्टर यूनिट्स 24 घंटे एक्टिव मोड में है और हिजबुल्लाह जिसकी मिसाइलें 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, वो भी लॉन्च रेडी पोजीशन में है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नईम कासिम रिजवान फोर्स को बड़ा ऑर्डर देने जा रहे हैं? क्योंकि अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि बैठक हो चुकी है, यूनिट्स तैनात है और सिर्फ आखिरी गो सिग्नल का इंतजार है। ये जंग अगर छिड़ गई तो ये सिर्फ इजराइल लेबनान की लड़ाई नहीं होगी, ये पूरे मध्य पूर्व को हिला देने वाला युद्ध बन जाएगी। धरती कांपेगी, आसमान फटेगा, सीमा से लेकर शहरों तक हर जगह बारूद की धुंध छा जाएगी। क्योंकि एक तरफ इजराइल की हाईटेक सैन्य मशीनरी और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का गुस्सा, उसकी मिसाइलें और बदले की आग। ये टकराव इतना बड़ा, इतना भारी और इतना खतरनाक होगा कि दुनिया इसे इस वक्त की सबसे डरावनी जंग कहने लगेगी। और अब सबकी निगाहें बस एक बात पर टिकी है, कब, कहां और कैसे नईम कासिम किस पल वो आदेश देंगे जो पूरा खेल बदल देगा, और नेतन्याहू किस तरह जवाबी ऑपरेशन का आदेश देंगे। सीमा पर बारूद पहले से बिछा है, सिर्फ किसी एक तरफ से फायर का आदेश बचा है। और जैसे ही वो आदेश आएगा, मध्य पूर्व की रात फिर से मिसाइलों की चिंगारी से चमक उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर, आक्रमण में अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिका और वेनेजुएला से जुड़ी हुई। वॉर ब्रेकिंग अमेरिका की वेनेजुएला पर बड़े अटैक की तैयारी नजर आती है। यूएस ने अपने नागरिकों के लिए बाकायदा एडवाइजरी तक जारी कर दिया। अमेरिकी नागरिक वेनेजुएला जल्द ही छोड़े, सीधे टारगेट पर है मादुरो। वेनेजुएला अमेरिकी नागरिक ना जाएं, ये यूएस की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है। और ये समझिए कि यह है खतरे की घंटी। जिस तरह से तनाव यहाँ पर चरम पर है, लगातार मादुरो और ट्रंप के बीच की बढ़ती टसल, यूएस वेनेजुएला के बीच का बढ़ता तनाव यहाँ पर आम जनता पर भारी पड़ सकता है। बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक वेनेजुएला में हैं, वेनेजुएला के नागरिक अमेरिका में हैं, लेकिन अब सीधे सीधे एडवाइजरी यूएस की तरफ से जारी की जा चुकी है। पहले ये कहा जाए एयर स्पेस बंद, और उसके बाद में अब एक एक करके यहाँ पर एक बड़ा एक्शन नजर आता है। और एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग वेनेजुएला और यूएस तनाव से ही जुड़ी हुई। बड़ी खबर, एयर स्पेस अब वेनेजुएला का खाली कराया जा रहा है। अब वेनेजुएला में कोई भी विमान नजर नहीं आते। कैरिबियन क्षेत्र में नो टाइम जारी किया जा चुका है। कैरिबियन क्षेत्र जो यूएस और वेनेजुएला को एक तरह से कनेक्टेड रखता है। अब यहाँ पर हम लगातार देखते रहे हैं कि यूएस की तरफ से जंगी बेड़ा यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। अब वेनेजुएला के स्पेस पूरी तरह से खाली नजर आता है।
यहाँ पर आपको कोई आवाजाही नजर नहीं आएगी। पहले ही निर्देश FAA की तरफ से जारी किए गए थे और उसमें यह स्पष्ट था कि कोई भी विमान वेनेजुएला या फिर वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र से ना गुजरे, या फिर डाइवर्टेड कई फ्लाइट से, या फिर कैंसिल। और वेनेजुएला में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि अब कई राजदूत परिवार वेनेजुएला छोड़कर जा रहे हैं। बड़ी खबर, वेनेजुएला छोड़ रहे हैं राजदूत परिवार। अब दूतावास पूरी तरह से खाली यहां पर नजर आते हैं। ईरान ने पहले ही यहां पर वेनेजुएला का दूतावास खाली कर दिया। इसके अलावा ब्राजील का भी एम्बेसी यहां पर इवैक्यूएशन प्रोसेस बहुत पहले से चल रही है। अर्जेंटीना दूतावास यहां से पहले ही जो कर्मचारी थे वो हटाए जा चुके हैं। ये सारी जो कवायद है ये स्पष्ट दर्शाती है कि यूएस और वेनेजुएला में आक्रामक की स्थिति साफ तौर से नजर आने वाली है। और आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है ईरान की मुद्रा क्या है। आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला रियाल, दूसरा दिनार। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं कृष्ण वलसरा, जो कि पंजाब फिरोजपुर के रहने वाले हैं। कृष्ण वलसरा जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।